कैसे लुई विटॉन कंपनी के मालिक बने बर्नार्ड, कैसे शुरुआत हुई थी लुई विटॉन के, कितना बड़ा ब्रांड है लुई विटॉन के लोग इसके प्रोडक्ट यूज करके भी वायरल हो जाते हैं। आज कितने ब्रांड्स ऑन करता है LVMH, जानेंगे दोस्तों आज के इस दिलचस्प वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किसी बड़े नेता की बात हो या किसी सेलिब्रिटी की बात, अक्सर हम देखते हैं कि नेता से लेकर सेलिब्रिटी तक बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो काफी ज्यादा लग्जूरियस और महंगी होती है। जैसे लुई विटॉन कंपनी के बैग। और हर ब्रांड के बस की बात नहीं होती कि हर बड़े सेलिब्रिटी को उसके प्रोडक्ट पसंद आए, लेकिन हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्ट हर किसी के दिल में जगह बनाने में कामयाब होते हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है लुई विटॉन। ये वही लुई विटॉन है जिसके बैग के साथ TMC सांसद महुआ मोइत्रा जमकर वायरल हुई। उस महुआ सदन में थी और अपने बैग को नीचे रख रखी थी। तभी उनके बैग के ब्रांड को कुछ लोगों ने नोटिस किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लुई विटॉन के बैग को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके अलावा लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स की वैल्यू आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कपिल शर्मा के शो में जब पंजाबी सिंगर दिलजीत और करीना कपूर आए, तब वहां करीना ने दिलजीत के शूज के ब्रांड को नोटिस किया और कहा था, आपने भी तो लुई विटॉन के जूते पहने हैं। यही नहीं, लुई विटॉन कितना बड़ा ब्रांड है ये इस बात से भी पता चलता है कि जब दीपिका पादुकोण लुई विटॉन ब्रांड के ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बने, तो उनके बारे में कहा गया कि वो भारत की पहली ऐसी महिला है जो लुई विटॉन जैसे ब्रांड का हिस्सा बने। दोस्तों, फिलहाल की बात करें तो लुई विटॉन के मालिक है बर्नार्ड अर्नोल्ड, लेकिन आपको बता दें कि ये ब्रांड पहले लुइस विटॉन के पास था। तो बर्नार्ड कैसे बने इसके मालिक, इस बारे में जानने के लिए हमें जाननी होगी इस ब्रांड की हिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया वो थे लुई विटन। इनका जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के जुरा नाम के एक कस्बे में हुआ। इनके गांव में बिजली तक नहीं थी। लुई के पिता जेवियर वुइटन एक किसान थे और उनकी माँ थी कोरिने गैलार्ड, जो कि टोपियां सिलने का काम करती थी। क्योंकि लुई एक गरीब परिवार में पैदा हुए, तो उनकी एजुकेशन ठीक से पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ज्यादातर समय उनके पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाने में बीतता था। उनकी 10 साल की उम्र तक तो उनकी लाइफ ठीक रही, लेकिन फिर 10 साल की उम्र में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनके पिता का दूसरी शादी करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसीलिए कुछ साल बाद 1835 में 13 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी बड़े शहर जाएंगे और वहीं पर पैसा कमाकर बड़े आदमी बनेंगे। इसीलिए उन्होंने पेरिस जाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि पेरिस करीब 292 मील दूर था और वहाँ तक पहुँचने के लिए लुई के पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने रास्ते में छोटी छोटी नौकरियां की। उन्हें जिस भी तरह का काम करने को मिला उन्होंने वो किया। इसी सफर के दौरान उन्हें एक कारीगर ने काम पर रख लिया, जहां उन्होंने लकड़ी, कपड़े और मेटल वगैरह से बनने वाली चीजों के बारे में काफी कुछ सीखा। इस तरह करीब 2 साल के सफर के बाद साल 1837 में वो पेरिस पहुंचे। इसके बाद वो काफी सालों तक इसी काम में लगे रहे। लेकिन फिर आया साल 1891, जब फ्रांस की रानी ने सफर पर जाने के लिए उन्हें सूटकेस बनाने के लिए कहा। इसके बाद तो लुई का काम अच्छा खासा चलने लगा। फिर 33 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और बाद में पेरिस में लुई वॉयटॉन नाम से एक दुकान खोली। उस दौर में लुई के फेवर में अच्छा ये हुआ कि रेलवेज में काफी डेवलपमेंट हो रहा था, जिस वजह से लोगों को सफर के लिए ज्यादा बैग्स की जरूरत थी। इसके अलावा लोग जिन सूटकेसेस का इस्तेमाल करते थे वो ऊपर से गोल होते थे, जिस वजह से उन सूटकेसेस को एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए लुई ने ऐसे सूटकेस डिजाइन किए जो कि ऊपर से फ्लैट थे। इस वजह से कुछ ही समय में लुई के सूटकेस काफी संख्या में बिकने लगे। लेकिन फिर पहला वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह से लुई के कारोबार पर ब्रेक लग गया। इस दौरान उन्हें अपनी दुकान भी छोड़नी पड़ी और शेल्टर्स में रहना पड़ा। फिर 4 साल बाद जब लुई लौट आए, तब तक उनकी दुकान खत्म हो चुकी थी। लेकिन लुई ने हार नहीं मानी और फिर से अपनी दुकान स्टार्ट की। लेकिन इस बार उन्होंने नई जगह पर दुकान स्टार्ट की। लेकिन इस दुकान को स्टैब्लिश करने के बाद 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। लुई के बाद उनका ये बिजनेस उनके बेटे जॉर्ज वुइटन ने संभाला।
बिजनेस संभालने के बाद जॉर्ज ने लुई के डिजाइन किए हुए सूटकेस में लॉक को भी ऐड किया ताकि लोगों को सफर के दौरान सामान चोरी होने का डर न रहे और वो कुछ कीमती सामान भी साथ में कैरी कर सके। इसके बाद जॉर्ज ने नोटिस किया कि कुछ अमीर महिलाएं कुछ लग्जूरियस चीजें भी इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कोको शनेल नाम की एक महिला कभी कीमती चीजों का इस्तेमाल करती हुई नजर आई, जैसे हैंडबैग वगैरह है। दरअसल वो महिला शनेल नाम के ब्रांड की ओनर थी, इसीलिए जॉर्ज ने भी हैंडबैग बनाने के बारे में सोचा और फिर उन्होंने हैंडबैग बनाने का काम शुरू किया। फिर साल 1936 में जॉर्ज की डेथ हो गई और एक बार फिर से बिजनेस ट्रांसफर शुरू हुआ। जॉर्ज के बाद बिजनेस को संभाला उनके बेटे गैस्टन वुइटन ने, लेकिन उस वक्त दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसीलिए इन्हें भी कुछ समय तक छुपकर रहना पड़ा। बाद में कहा जाता है कि इन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए नाजी जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन किया और इस तरह गैस्टन इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। हालांकि इस मसले पर कहा जाता है कि अगर गैस्टन ने ऐसा नहीं किया होता तो ये बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं पाता। इसके बाद साल 1970 में दोस्तों गैस्टन की भी मौत हो गई, लेकिन इस बार दोस्तों बिजनेस किसी बेटे या बेटे को नहीं बल्कि गैस्टन के दामाद हेनरी रैकमेयर को मिला। हेनरी के बारे में अच्छी बात ये थी कि उन्हें पहले से बिजनेस का एक्सपीरियंस था, इसलिए जब उन्होंने बिजनेस को संभाला तो उन्होंने इस बार बिजनेस को एक्सपेंड करना भी शुरू किया। उन्होंने बहुत सी कंट्रीज में बिजनेस को बढ़ाया, यहाँ तक कि रिटेल शॉप्स भी खोली। इसके बाद उन्होंने कंपनी का आईपीओ करवाया, जिस वजह से उन्होंने काफी पैसे कलेक्ट कर लिए। इससे उन्हें कंपनी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने में मदद मिली, लेकिन उन्हें अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड करना था। इसीलिए इसके बाद कंपनी ने मॉइट हेनेसी के साथ कोलैबोरेशन किया, तो इस तरह LVMH में बदल गया। अब बात आती है बर्नार्ड आर्नोल्ड की। आखिर इनके हाथों में लुई विटॉन कैसे पहुंचा? इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा बर्नार्ड आर्नोल्ड के बारे में भी जान लेना है। बर्नार्ड की बात करें तो इनके पिता फेरेट सेविनेल नाम की एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक थे। 1971 में बर्नार्ड ने फ्रांस के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनके पिता और बर्नार्ड ने डिसाइड किया कि वो रियल एस्टेट पर फोकस करेंगे। इसी दौरान एक बार बर्नार्ड अमेरिका आए। वहां उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पूछा, तो टैक्सी वाले ने कहा, नहीं, वो राष्ट्रपति को तो नहीं जानते, लेकिन वो क्रिश्चियन डायर ब्रांड के बारे में जरूर जानता था। अब जब बर्नार्ड फ्रांस लौटे तो उन्हें डायर के दिवालिया होने के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस कंपनी को खरीद लिया। कंपनी खरीदने के 2 साल के अंदर पहले तो बर्नार्ड ने करीब 9000 एम्प्लॉयज को कंपनी से अलग कर दिया। यही नहीं, उन्होंने इस कंपनी के बाकी बिजनेसेस को तो बेच दिया, लेकिन डायर और ली बॉन मार्शे को नहीं बेचा। सन 1987 तक बर्नार्ड ने इस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। जहां एक तरफ वो खरीदी हुई कंपनी को सक्सेस तक ले जा रहे थे, दूसरी ओर उनकी हेनरी के साथ दोस्ती भी हो गई और इसी समय में हेनरी और मोए हेनेसी कंपनी के प्रेसिडेंट के बीच तनाव भी चल रहा था। ऐसे में हेनरी को लगा कि बर्नार्ड जो उनके दोस्त थे वो इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बर्नार्ड LVMH में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे कि वो इस पूरी कंपनी पर कंट्रोल करने के बारे में सोचने लगे। फिर इसके लिए बर्नार्ड ने 1988 में $1.6 बिलियन की भारी भरकम रकम खर्च करके एक नई कंपनी स्टैब्लिश की, जिसने धीरे धीरे LVMH के उन शेयर्स को खरीदा जो कि पब्लिक थे। इस तरह इस कंपनी ने LVMH के करीब 24% शेयर्स खरीद लिए। यही नहीं, उन्होंने $600 मिलियन और खर्च किए और 13.5% शेयर्स और खरीदे। इस तरह LVMH में उनकी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा हो गई। ये बात जब हेनरी को पता चली तो उन्होंने बर्नार्ड पर केस कर दिया, लेकिन हेनरी की बदकिस्मती रही कि हेनरी केस हार गए। इसके बाद बर्नार्ड ने कंपनी का एक्सपेंशन शुरू कर दिया और फिर 11 साल के अंदर ही उन्होंने अपने कंपनी के प्रॉफिट को 5 गुना तक बढ़ा दिया। 1994 में उन्होंने परफ्यूम बनाने वाली कंपनी गुएलैंड को खरीदा। फिर 1996 में लॉवी, मार्क जैकब्स, शिफोरा और इस तरह से ढेरों लग्जरी ब्रांड्स को खरीद लिया। 1999 में न्यूयॉर्क में 24 मंजिल का LVMH टावर भी बनाया। यही नहीं दोस्तों, आपने गुची का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक इटालियन लेदर कंपनी है। बर्नार्ड ने दोस्तों उसे भी खरीदना चाहा, इसीलिए उन्होंने इसके भी 5% शेयर्स खरीद लिए। जब गुची को इसका पता चला तो उन्होंने बर्नार्ड के इस हरकत को क्रिपी टेकओवर भी कहा, लेकिन बर्नार्ड फिर भी नहीं रुके।
उन्होंने करीब 34% शेयर्स तक खरीद लिए। अब बर्नार्ड को रोकने के लिए गुची ने एक ट्रिक अपनाई और उन्होंने अपने कुछ और शेयर्स अपने एम्प्लॉयज में बांटे, जिससे बर्नार्ड के जो शेयर्स गुची में परसेंटेज की टर्म में थे वो घट गए। फिर बाद में बर्नार्ड ने गुची के सारे शेयर $700 मिलियन के मुनाफे के साथ सेल कर दिए। आज के समय की बात करें तो आज LVMH के पास दुनिया भर में 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स है। तो ये थी कहानी लुई विटॉन की कि किस तरह एक ब्रांड एक दुकान से शुरू हुआ और फिर दुनिया में छाया। कैसा लगा ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।